Good morning, students. Today we are here to discuss about the evaluation and our topic is purpose and importance of CCE. In last video we can see that what is the full form of CCE. It is a continuous and comprehensive evaluation, and in this part we are going to study about the purpose of CCE. हम इसमें पढ़ेंगे कि जो ये CCE प्रपोज्ड किया है, आजकल जो स्कूल्स में पैटर्न चल रहा है इवैल्यूएशन का, और ये पैटर्न जो CBSE ने लागू किया है ऑलमोस्ट स्कूल पे। CBSE मतलब कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जो चलता है CBSE दिल्ली के में से, और जैसे हमारे यहाँ पे RBSE है जो राजस्थान के स्कूलों को कम्युनिकेट करता है, और उसकी जो क्रियान्वयन है सारे स्कूलों में एग्ज़ाम्स वगैरह का वो RBSE के थ्रू करवाया जाता है, जिसकी एक संस्था अजमेर में स्थापित है। इसी तरह से जो CBSE चलता है वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो कि सेंट्रल से जो क्रियान्वित होते हैं उनको एग्ज़ाम्स कैसे करवाना है, करिकुलम क्या होगा, वो बताने का काम करता है। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो इसके बारे में होगा कि पर्पस ऑफ CCE क्या है, क्यों CCE ने इस पैटर्न को फॉलो किया। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एग्ज़ामिनेशन में जो ट्रेडिशनल फॉर्म चलता था इवैल्यूएशन का, तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता था कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डोमेन पे ही रिलेटेड थी। इंटेलेक्चुअल डोमेन से मतलब है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है सिर्फ उससे ही संबंधित थी, जो कि इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धिमत्ता का एक पार्ट होता है। और ये जो बुद्धिमत्ता वाला पार्ट है हम कह सकते हैं कि ये पेन पेपर टेस्ट से रिलेटेड होता है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि एक ही एग्ज़ाम लिया जाता था जिसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल को या हम कहें कि अदर ऐसे एक्टिविटीज़ को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो जो पेन पेपर टेस्ट है उसी को ही सर्वोपरि मानकर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था और उसके बिहाफ पे आपको जज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट चेंज होने लगा। कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, क्योंकि जब BS ब्लूम ने हम पढ़ रहे हैं कि ये सिद्धांत दिया है, तो BS ब्लूम के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब उसने इवैल्यूएशन वर्ड को कॉइन किया है तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने जो 3 डोमेन थे तीनों को उन्होंने इक्वली इम्पोर्टेंट माना कि ये जो तीनों ही डोमेन है ये कैसे हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि जो बच्चा किसी भी क्षेत्र में आगे हो तो वो आगे ही है। और निश्चित रूप से हमें क्या समाज में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर्स और टीचर की ही ज़रूरत है? क्या ये सिर्फ 3 प्रोफेशन ही ऐसे हैं जिससे कि हम पूरा का पूरा जो डेली रूटीन के वर्क हैं ये करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इन 3 के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, दिन रात ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक रूम में बैठे हैं तो वहाँ पे लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, आप किसी टेबल कुर्सी पे बैठे हैं तो हमें फर्नीचर बनाने वाले की ज़रूरत है, हमें लाइट के लिए लाइट बनाने वालों की ज़रूरत है, हमें उस लाइट को जो हमारी सिटी में आ रही है उसके लिए कोई ऑपरेट करने वालों की ज़रूरत है। तो सिर्फ यही चीज़ें नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर यही प्रोफेशन होते हैं। प्रोफेशन बहुत सारे हो सकते हैं और बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन अदर उसके जो डेवलपमेंट हैं वो भी होने चाहिए। इसको आधार माना था CCE ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि CCE के जो पर्पज़ हैं वो क्या है। टू आइडेंटिफाई एंड क्लेरिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इस जो कि हमारे सेक्शन के उद्देश्य हैं उनको पहचान करना और उनको स्पष्ट करना कि शिक्षा किस उद्देश्य से दी जानी चाहिए। ये कौन करता है? CCE कहता है कि जो शैक्षणिक उद्देश्य हमने स्थापित किए हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनको पहचानो और उनका क्लेरिफिकेशन करो। हमारे जो भारत देश है यहाँ पे जो शिक्षा है वो ज़्यादातर मात्रा में हम नहीं कह सकते कि व्यवसाय परक शिक्षा है, क्योंकि व्यवसाय परक शिक्षा तो तब होती जब ये कोई डिग्री लेने के बाद आप मार्केट में कुछ जाकर कर सकते। अभी अपनी मार्केट वैल्यू 0 रहती है, चाहे वो BA कर ले, BCom कर ले
या ग्रेजुएशन कर ले तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो है, वो कुछ नहीं है। उसने क्या सीखा, उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत लेट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वो दोबारा सोच नहीं पाता कि मैं किस ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्या ये ट्रैक गलत है तो मैं वापस इसको चेंज करके आ सकता हूँ क्या। इस तरह से इतना अच्छा सिस्टम हमारा एजुकेशन का हाल फिलहाल नहीं है कि जहाँ पे हमें प्रोफेशन के लिए खूब सारे विकल्प मिल जाएं। कहीं ना कहीं बच्चे खुद ही आगे आके खुद ही इनोवेटिव होके कोई चीज़ कर लें, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम बेसिक जो एजुकेशन सिस्टम के बात है उसको करते हैं तो हमें कोई ज़्यादा ऑप्शन दिखाई नहीं देते। सॉरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेस। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। किस चीज़ की भविष्यवाणी करने की बात हो रही है? फ्यूचर प्रोग्रेस की। कैसे संभव होगी? कैसे संभव हो सकती है ये? जब संभव हो सकती है जब एक बच्चे को आपने कम्प्लीटली ऑब्जर्व किया हो। कम्प्लीटली ऑब्जर्व करने के मतलब ये है तात्पर्य कि एक बच्चे के जो सीखने के डोमेन थे कि वो किस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, उसको आपने कम्प्लीटली ऑब्जर्व किया है, देखा है, फिर उसका इवैल्यूएशन किया है। तो अब वो कुछ साल इवैल्यूएशन किया, आपके पास उसके लिए एविडेंस है। उन सबको देखकर आप बच्चे के फ्यूचर की प्रोग्रेस की बता सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये बच्चा आगे जाके ये काम कर सकता है, ये इस क्षेत्र में अच्छा है। तो ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये बचपन में ही कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में ही नज़र आने लग जाती हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग। रिमेडीज़ का मतलब होता है उपचार के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लक्षण देखकर अलग अलग टाइप के टेस्ट लिख देता है। टेस्टिंग जब होती है तो वो जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोज होती है, पता चलता है उसके बारे में कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो जब डायग्नोज होगी तभी तो उसकी रेमेडीज़ दी जाएंगी। तो टेस्ट होगा, टेस्ट को आप स्कूल टेस्ट के लिए ले लीजिए। स्कूल टेस्ट का जब आप कॉपी से उसको देखोगे तो जहाँ पे वीकनेस है और स्ट्रेंथ है वो चीज़ डायग्नोज हो जाएगी। और डायग्नोज हुई कि हाँ इस बच्चे को नाउन समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या इस बच्चे को टेंस समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या इस बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है। उसको देखने के बाद जब आप उसके लिए कोई क्लास का अरेंजमेंट करोगे, उसको समझाओगे, दैट इज़ कॉल्ड रिमेडीज़। और वो जो टीचिंग आपने करवाई दैट इज़ नोन एज रिमेडियल टीचिंग। तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? रिमेडियल टीचिंग। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों से अलग अलग टास्क करवाए जाते हैं, क्विज करवाए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो ये हर चीज़, हर इवोल्यूशन का एक तरीका कहीं ना कहीं बच्चे को सीखने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देता ही रहता है। और जब उसको सीखने के लिए अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती हैं तो उसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, वो क्रिएटिव बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो CCE है ये जो बच्चों में क्रिएटिविटी छुपी हुई होती है इसको बाहर निकालने का काम करता है। ये सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीख पाए। फिर नेक्स्ट वन इज़ टू हेल्प टू सिलेक्ट द टीचिंग मेथड्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की हेल्प कर रहा है, ये स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की भी हेल्प कर रहा है। किस तरह से कर रहा है? एक जब टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है, उसने किसी मेथड से पढ़ाया और जब उसने फॉर्मेटिव वो टेस्ट अप्लाई किया, यानी कि उसने जानना चाहा कि बच्चे को क्या आया और क्या नहीं आया, तो उसको पता चलता है टीचर को कि जो मैंने पढ़ाया था उसको अधिकतर बच्चे समझ नहीं पाए। जब ज़्यादातर बच्चे उस चीज़ को समझने में असक्षम हैं या नहीं समझ पा रहे, इट मीन्स देयर इज़ एनी काइंड ऑफ फॉल्ट इन योर टीचिंग मेथड, सो चेंज इट एंड अप्लाई द न्यू वन। और इसका ये मतलब हुआ कि बच्चे ने तो सीखने की कोशिश करी लेकिन अधिकतर बच्चों को नहीं आया। तो शिक्षण विधि में दोष है, बच्चों में दोष कभी होता ही नहीं है। बच्चों में दोष है इसका मतलब आपकी टीचिंग अच्छी नहीं है, आपको ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है। आप सुधरोगे बच्चा अपने आप सुधरेगा, ये मानते हैं सभी लोग।
कि जो शिक्षण व्यवस्था है वो यही मानकर चलती है कि बच्चे में खामियां नहीं होती। बच्चा तो खामियों से दूर होता है, उसको तो पता ही नहीं है। आपको बताना है कि क्या चीज़ है, उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन उसको बाहर निकालना और सही दिशा में आगे ले जाना, ये एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो इसमें जब आपको लगता है कि बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो आप अपना टीचिंग मेथड चेंज करिए। टीचिंग मेथड चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार जब हमने पूछा तो पिछली बार से ज़्यादा बच्चों को आ गया। इसका मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए वो टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट नहीं था, ये वाला अप्रोप्रिएट है, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये इसमें हेल्प करता है। इसके बाद है टू रिफॉर्म आवर करिकुलम अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड नेशनल नीड्स। हम सब जानते हैं कि समय समय पर चीज़ें बदल जाती हैं, वो चाहे सामाजिक स्तर पर बदलें, चाहे नेशनल के अकॉर्डिंग, जो हमारे नेशन के अकॉर्डिंग कोई नीड्स चेंज हो जाए। जैसे कि कुछ समय पहले हमारे जो शिक्षा में APJ अब्दुल कलाम आते हैं मिसाइल मैन के नाम से। वो पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। वैज्ञानिक राष्ट्रपति होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी, विंग्स ऑफ फायर उनकी बहुत फेमस बुक है। तो धीरे धीरे लगा कि बच्चों को जानना चाहिए कि अब APJ अब्दुल कलाम कौन थे, किस कंडीशन से आए थे। वो एक साधारण जो कि नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ते हैं उस परिवार से बिलोंग करते थे। अखबार बांट बांट के उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, और जब वो राष्ट्रपति बने तब राष्ट्रपति भवन में के 400 कमरों के भवन में वो सिर्फ अपना एक सूटकेस लेके गए थे, और सिर्फ एक सूटकेस लेकर ही वापस आए थे। उनके पास कोई अपनी कार नहीं थी। वो अपनी पूरी सैलरी, जो अपनी ज़रूरत की चीज़ रहती थी, उनको यूज़ करने के बाद पूरी की पूरी सैलरी नेशनल के फंड्स में डोनेट कर देते थे, जो कि गरीब लोगों की मदद करता था। और जब उनकी डेथ हुई तब उनके पास एक शायद पुरानी एम्बेसडर कार और बस 22,000 रुपये बैंक में उनके नाम थे, और कुछ नहीं था। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की ताकि वो अपने नेशन की सेवा कर सकें, सर्व कर सकें नेशन को। तो ही इज़ अ रिनाउंड पर्सनालिटी इन आवर इंडियन कंट्री। तो ज़रूरत है भारत के बच्चों को जानने की कि आप कितने बड़े पद पर, जो भारत का राष्ट्र का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, वहाँ पर पहुँचने के बाद भी कितना साधारण जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। ये ज़रूरत है भारत के बच्चों को बताने की। दैट इज़ आवर नेशनल नीड। तो बच्चों के ज्ञान में उनका एक पार्ट शामिल कर दिया गया। महात्मा गांधी जी कौन हैं, क्यों उनका दर्शन इतना प्रभावशाली माना जाता है, क्यों उनके लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, और इतनी जानकारी होने के बावजूद भी क्यों लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने देश को डुबो दिया। तो गांधी जी के बारे में अगर आपके विचार भी ऐसे हैं कि उन्होंने अपने देश को डुबोया है, तो वेट सोचिए, समझिए। सब दुनिया गलत नहीं हो सकती। हो सकता है आपके पास पूर्णतः जानकारियों का अभाव हो, आपने सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही गांधी को पढ़ा हो, इसके अलावा आप उनके बारे में कुछ ना जानते हो। अगर ऐसा है और आपके माइंड में कहीं पे भी है कि गांधी जी अच्छे नहीं थे या उन्होंने देश का कबाड़ा किया है, तो आप उनके दर्शन को पढ़िए, निश्चित रूप से आपके विचार चेंज हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उनके कोर्स कंटेंट में ये चीज़ें डालनी चाहिए समय समय पे। आज कोरोना आ रहा है, पेंडेमिक आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें हैंड वॉश क्यों करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि सैनिटाइज क्यों करना है, आपको पता होना चाहिए बीमारी कैसे फैलती है। तो इसका एक पार्ट शामिल करने के लिए अनुशंसा की गई है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सोशल नीड है। तो हमारी जो सोशल नीड और नेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग सिलेबस या करिकुलम में कोई चेंजेस होते हैं तो उनको चेंज करना, ये किसका उद्देश्य है, ये CCE का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू चेंज एंड रीडिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ये हेल्प करता है हमारी किस चीज़ में कि हम रीडिसाइड करें कि अब हमारे शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अभी तक हम क्लासरूम टीचिंग को ही सब कुछ मानते थे, क्लासेस में पढ़ना ही सब कुछ था, लेकिन आज नीड्स चेंज हो गई हैं, सब ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ काम ऑनलाइन हो रहा है, टीचर्स ऑनलाइन आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नीड्स हैं ये चेंज हुई है। हो सकता है कि 1-2 साल के बाद इस तरह से क्लासेस लगाना कंपलसरी हो जाए कि
जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें 2 महीने की क्लास घर बैठे लगानी पड़ेगी टीचर्स को, या जो सेशन है वो 10 महीने की जगह 6 महीने का ही होगा, बाकी 4 महीने जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मे बी ऐसा टाइम आ सकता है, ये एक अपनी सोच हो सकती है, लेकिन अगर नेशन को नीड हुई तो करिकुलम में चेंज हो जाएगा, शिक्षण के उद्देश्यों में चेंज हो जाएगा, शिक्षण की विधियों में चेंज हो जाएगा। तो ये नीड पे डिपेंड करता है और रीडिसाइड करना पड़ता है कि अब हमारे उद्देश्य क्या हैं। और लास्ट है इसमें, हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज टीचर्स एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये मदद करता है जो टीचर क्या कर रहा है ये जानने में, स्टूडेंट क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और या फिर टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस अभी कैसा चल रहा है, इन सब में हेल्प करता है ये। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ CCE, कि CCE की इम्पोर्टेंस क्या है और एक की महत्व क्या है इसका, इसको देखेंगे हम। It enables the teacher to know whether the students have learned what has been taught to them, कि बच्चे को हमने क्या सिखाया था, कितना सिखाया था और क्या बच्चे ने सीख लिया, ये हमें कौन बताएगा, ये जब हम उसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करेंगे तो ये CCE हमें इसके लायक बना देता है कि आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकें। It enables the teachers to evaluate the achievement of students with regard टू सच स्किल्स एज LSRW। मैंने आपको बताया था 4 लिसनिंग स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जो CCE पैटर्न है ये हमें इनेबल करता है किस चीज़ के लिए, कि हम जो अचीवमेंट है उसको देख सकें कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है और इवेल्यूएट कर पाएँ उसको। तो इसके लिए हमें लायक कौन बनाता है, CCE। फिर नेक्स्ट वन इज़ टू फाइंड आउट द यूजफुलनेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोसीड्योर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, के इन स्किल्स को सिखाने के लिए और इसकी यूज़फुलनेस क्या है, कितना महत्व है इसका अंग्रेजी भाषा शिक्षण को सिखाने में और उसकी प्रक्रिया को अपनाने में, उसका विकास करने के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसकी यूज़फुलनेस बताने के लिए CCE सहायता करता है। इट इनेबल्स द टीचर टू पास अ जजमेंट ऑन द वर्थवाइल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, द टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी यूज्ड। हमने कौन से मेथड्स लगाए, कौन से अप्रोचेस लगाए, किस तरह की टेक्निक लगाई है और कितना लर्निंग एक्सपीरियंस है, और वो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो उसने कितना काम किया, उसके लिए आपको कोई जजमेंट पास करना है। तो उस जजमेंट को पास करने के लिए CCE आपकी जो CCE इवैल्यूएशन है वो आपकी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट बिकम्स द बेसिस ऑफ कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम्स। तो ये हमें जो एक बेस देता है किसके लिए, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग के लिए, यानी जल्दी जल्दी देखना और जल्दी जल्दी फीडबैक देने के लिए, एक मॉनिटरिंग करने के लिए और लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने के लिए एक बेस प्रदान करता है। एंड द लास्ट वन इज़ इट इम्प्रूव्स द रेट, सॉरी दिस वन इज़ नॉट लास्ट, इट इम्प्रूव्स द रेट एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट का लेवल है उसमें वृद्धि करता है, उसके बारे में हमें बताता है। लोकेटिंग द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन पीपल्स लर्निंग विद रेफरेंस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये लोकेट करता है कि बच्चे में कहाँ ज़्यादा पावरफुल है, बच्चा कहाँ वीक है और कहाँ उसको रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा, जब हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे, किसको ध्यान में रख के, किसका रेफरेंस होना चाहिए उसके लिए, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इवैल्यूएट्स द स्पेसिफिक एम्स विच आर डिसाइडेड बाय द टीचर। जो टीचर ने स्पेसिफिक एम बनाए हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए हमें स्पेसिफिक एम्स जो भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सिखाते हैं तो उसके 2 एम्स होते हैं, एक तो जनरल एम्स होते हैं, एक स्पेसिफिक एम्स होते हैं। तो ये टीचर डिसाइड करते हैं। जनरल एम तो वो है कि जो सभी सीखते हैं, और कुछ स्पेसिफिक एम्स होते हैं जो टीचर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो उसको कितना सीखा है इसका इवैल्यूएशन कौन करेगा, CCE। इट इवैल्यूएट्स स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर ऑल्सो। ये जैसे स्टूडेंट के बारे में बताता है, उसका मूल्यांकन करता है, वैसे ही शिक्षक का मूल्यांकन भी करता है। एंड द लास्ट वन इज इट हेल्प्स टू डिसाइड द करिकुलम ऑल्सो। तो करिकुलम हमारी हेल्प कैसे करेगा, ये हम
बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे सोशल नीड आती है, कोई नेशनल नीड आती है, उसके अकॉर्डिंग हमें नई चीज़ों को शामिल करना पड़ता है, पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ता है। तो ये डिसाइड करने में भी हमारी हेल्प करता है CCE। आई होप मैंने आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर करवाए हैं। अगर इसमें फिर भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।